नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। सत्ता का महासंग्राम। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के इस रण में आहुति दे दी है जनता ने, यानी जनता ने कर दिया है मतदान। 20 सीटों पर हुआ था मतदान, 10 पर 3 बजे तक और उसके बाद बाकी 10 सीटों पर 5 बजे तक जनता ने मतदान किया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो देखिए, मतदान पूरा हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मत प्रतिशत भी सामने आ चुका है। 4 बजे तक का जो मत प्रतिशत अब तक सामने आया, देखिए 5 बजे तक का भी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है फाइनल अपडेशन जो मत प्रतिशत होगा वो आएगा, क्योंकि 5 बजे तक भी जो पोलिंग बूथ के अंदर लोग होंगे परमिशन रही होगी। तो आपको बता दें, 223 उम्मीदवार जिनकी किस्मत ईवीएम की मशीन में, ईवीएम में कैद हो गई है, अब जब ये खुलेगी 3 तारीख को, तब इनकी किस्मत में क्या लिखा जनता ने छत्तीसगढ़ की, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इस रणभूमि में कई सारे रणबांकुरे थे, 223 ऐसे लोग जिन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। संवेदनशील इलाके जहां पर हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को मतदान के लिए भेजा गया था, मतदान करवाने के लिए भेजा गया था, तो ईवीएम में अब कैद हो गई है उन प्रत्याशियों की किस्मत जो इस रणभूमि में मैदान में थे। लेकिन अब जनता ने अपना हुक्म का इक्का चला है, किसे कितना आशीर्वाद दिया है यह 3 तारीख को पता चलेगा। अभी भी 60 सीटें जिन पर मतदान होना बाकी है। 17 तारीख को यानी दूसरे चरण में जब मतदान होगा तो बाकी सीटों पर भी जनता अपना आशीर्वाद किसे देने वाली है, इस पर तो हमारी नजर होगी। लेकिन आज दिन भर इस बड़ी कवरेज के माध्यम से हमने आपको बताया कि कहां किस तरह से लोगों ने वोट कास्ट किया, कहां जनता ने गुस्सा दिखाया, तो कहां पोलिंग बूथ खाली भी दिखाई दिए। दिन भर की इस बड़ी कवरेज में जनता ने अपना रुख क्या रखा, ये भी आप तक पहुंचाया। और कौन से वो हाई प्रोफाइल सीटें थी जहां पर सबकी नजरें थी, जिनमें मोहम्मद अकबर की भी वो सीट थी जिस पर सबकी नजरें थी। और यह भी माना जा रहा था कि आखिर जो मुद्दे जिन पर चुनावी मैदान में ये दल गए, जेसीसी और आप भी इस मैदान में थे, जाहिर सी बात है या तो किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे या तो फिर वोट कटर का काम करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इन 20 सीटों पर जनता ने किसकी किस्मत में क्या लिखा। लेकिन वोट परसेंटेज बता दें आपको, तो देखिए दंतेवाड़ा की हम बात करें, दंतेवाड़ा में 2018 में जो मत प्रतिशत आया था वो 55% था, लेकिन इस बार 4% कम अब तक का जो दर्ज हुआ, हो सकता है ये बढ़े भी, क्योंकि 5 बजे तक का ही आंकड़ा नहीं है, 4 बजे तक का ही आंकड़ा है। उसके अलावा बीजापुर में 48% था, इस बार 30% तक गया और कम हुआ, यानी 2018 से। ये संवेदनशील इलाके हैं, बस्तर की 12 सीटों पर चुनाव हुआ है, नक्सलाइट एरियाज ये कहलाते हैं, और यहाँ पर नक्सली गतिविधियां भी आज के दिन यानी चुनाव के दिन भी देखी गई, और कुछ अच्छी तस्वीरें भी जो हम लगातार आपको दिखाते रहे। कैसे एक महिला को अपनी गोद में लेकर जाते हुए वोट कास्ट कराने के लिए लोग भी दिखाई दे, तो कई सारी अच्छी तस्वीरें भी दिखाई दी। इस चुनावी रण में हमें महिला जो वोटर्स हैं उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है, वो भी वोट कास्ट करने पहुंची हैं। संजू हमारे साथ कवर्धा से जुड़े हैं। कवर्धा जिस पर सबकी नजर थी, हाई प्रोफाइल सीट, लेकिन जनता ने इनके लिए क्या लिखा ये तो खैर अब 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन वोट परसेंट जो सामने आया है संजू, जाहिर सी बात है वो बहुत कुछ कह रहा है। वोट परसेंट कवर्धा की हम बात कर ले, अब तक जो सामने आया है 2018 में 82 गया था ये वोट परसेंट भाई, लेकिन अब जो अभी तक का 4 बजे तक का वोट परसेंट आया वो 41% आया है। ये अपने आप में चौंकाने वाला है, सीधा आधा। क्या कहिएगा, वहां की जनता ने कम जाकर वोट किया है, लोग कम बाहर निकले हैं, और उसके पीछे की वजह क्या, क्योंकि 4 बजे तक का जो आंकड़ा वो यही बता रहा है। संजू जी, मैं आपको बता दूं कि जो कबीरधाम जिले में जो आज इस मतदान का पहला चरण संपन्न हो गया, लगभग 5 बज चुके हैं। जो मतदाता अंदर गए हैं वो मतदान कर रहे हैं, और बाकी मतदाता की जो मतदान की जो प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक कबीरधाम जिले में कवर्धा विधानसभा में 63% से अधिक मतदान हो चुका है, और वही पंडरिया विधानसभा में 61% मतदान हो चुका है। ये आंकड़ा जो है दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा है, उसके बाद का आंकड़ा अभी जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा नहीं जारी किया गया है। अब कवर्धा एक हाई प्रोफाइल विधानसभा में से एक था, जहां पे प्रदेश के कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विजय शर्मा, वो भी एक बड़े नेता के रूप में, जनप्रिय नेता के रूप में यहाँ पे लोगों में एक छवि बनी हुई है। अब देखना यह है कि जो यहाँ के मतदाता है वो किसके सिर पे ताज पहनाती है जी।
बिल्कुल, यहाँ पर कई सारे मुद्दे थे जिनको बीजेपी ने भी हाईलाइट किया, खास तौर पर जब हम जातिगत चीजों की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे थे जिनको उठाया है बीजेपी ने। यहाँ पर कवर्धा में क्या वो मुद्दे काम किए जनता के बीच? जब वो वोट कास्ट कर रहे थे, आप पहुंचे थे, क्या माहौल उस वक्त देखा था और वो मतों में कन्वर्ट हो सकता है क्या? आपका आकलन संजू? जी, मैं आपको बता दूं कि वैसे कवर्धा जो क्षेत्र है साहू समाज और कुर्मी समाज बाहुल क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे जो साहू समाज और कुर्मी समाज के जो सबसे अधिक मतदाता हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में सामान्य वर्ग को प्रत्याशी बनाया गया। इसके पहले की हम विधानसभा की बात करें तो साहू समाज से अशोक साहू को दिया गया था और वहीं पंडरिया में भी कुर्मी समाज से प्रत्याशी उतारा गया था, लेकिन कवर्धा विधानसभा में सामान्य वर्ग को दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पंडरिया विधानसभा में भी भावना बोहरा को भाजपा ने सामान्य वर्ग से दिया गया, जबकि कांग्रेस से जो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे कांग्रेस ने नीलकंठ चंद्रवंशी को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है जातिवाद समीकरण से ना होकर भाजपा ने एक जनरल सामान्य वर्ग को उम्मीदवार को उतारा है और इस पर अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाला समय बताएगा जनता ने किस पर भरोसा किया, किसके पक्ष में मतदान किया और किसकी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। रविश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बस्तर से एसटी सीट है ये, लखेश्वर बघेल मनीराम कश्यप के बीच इसमें मुकाबला हुआ था। 83% तक 2018 में यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ की ज्यादातर सीटों पर जो 20 सीटें इनमें से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा है और महज एक सीट जो है बीजेपी के पास राजनांदगांव रही है, वो भी रमन सिंह साहब अपनी सीट बचाने में कामयाब इस क्षेत्र में हुए थे। लेकिन अब तक का जो मत प्रतिशत रवि सामने आया है 4 बजे तक का 83 से 65, अगर आप 5 बजे तक का भी आकलन कर ले तो ज्यादा से ज्यादा 4-5% और बढ़ जाएगा, लेकिन तब से 2018 से अभी कम है। ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी की तरफ इशारा कर रहा है? क्या जनता ने वापस भूपेश सरकार को ही चुना है इस बार भी, उन्हें ही आशीर्वाद देने की तरफ बस्तर की जनता आगे बढ़ी? किस तरफ ये मत प्रतिशत इशारा कर रहा है रविश? ठीक, मैं आपको बता दूं कि बस्तर में जो है अभी तक की जो है समाप्ति की ओर है, मतदान अपने घर जा चुके हैं और कुछ जो बचे कुछ हैं वो अभी अंदर में है और उनका जो प्रोसेस चल रहा ही है। लेकिन यहाँ पर बस्तर की सीटों की मैं खास करके बात करूं तो बस्तर में जो है मन मुताबिक प्रत्याशी का ना होना भी एक अंदेशा है कि यहाँ पर एंड टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, आपने ज्ञात होगा कि बस्तर की ये सामान्य सीट है, जिस सीट को आपने आखिरी तक खींच के रखा कि आपका नामांकन जो है नामांकन के साथ में किसको टिकट देना है, किसको टिकट देना है करके इन चीजों से आप बहुत लेट हुए। लेट होने के बाद आपके जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जो यहाँ के जतिन जायसवाल हैं और यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी से किरण देव जी हैं, इन दोनों में जो है एक समानता और विषम ये है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस की जो सरकार की जो अभी वर्तमान में दावेदार जिन्होंने किया हुआ है जतिन जायसवाल जी ने, ये महापौर रह चुके हैं, क्योंकि 4 साल से इनका एक बहुत बड़ा गैप रहा है यहाँ पर, जनता के बीच में नहीं रहे। और जो वर्तमान में विधायक थे उनके द्वारा पूरा 5 वर्ष गांव-गांव घर घर जाकर के इन्होंने भगवान के जो उनके देवी देवताएं होते हैं उनके मंदिरों का निर्माण करवाया, देवगुड़ी वगैरह का इनका काम करवाया, पंचायत के एक एक काम को उन्होंने बहुत बारीकी से संभाला। लेकिन एंड टाइम पे उनकी जब टिकट यहाँ से कट जाती है और नए विधायक के रूप में जतिन जायसवाल को बिठाते हैं तो जनता के बीच में उनका शहर में थोड़ा सा, क्योंकि महापौर रहे हैं ये, शहर में थोड़ा सा लोगों से लगाव रहा है, मिलना मिलाना रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में इनकी पकड़ है वो जो ढीली नजर होती आई। तो साथ में इन्होंने प्रचार के दौरान भी पूर्व के जो विधायक है उनको साथ में लेके काम किया इन्होंने, लेकिन समय नहीं होने के कारण, समय की आदरता के कारण जो है पूरा ग्राउंड कैप्चर नहीं हो पाया। जी, वही हम बात करें बीजेपी की, जिसमें जो यहाँ कर प्रत्याशी है किरण देव जी, उनके द्वारा जो है लगातार कोशिश रही है कि वो संगठन से जुड़े रहे हैं और संगठन के साथ साथ वो सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इन चीजों का लाभ मिलेगा। और आज भी वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाकर सभी से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हाँ विचार करें और विचार के साथ साथ
वोट जरूर करें। काफी अपील की है इन्होंने और हर वक्त ये एक्टिव रहे हैं। जी, साथ ही मैं प्रतिशत की बात करूं तो प्रतिशत यही हो रहा है कि मन के मुताबिक यहाँ पर जो है इन सीटों को लेकर के, मन मुताबिक जो सीटों को लेकर के जुड़ाव नहीं हुआ है। जी ठीक है, अब देखना होगा कि इन सीटों पर जो मत प्रतिशत सामने आया है अभी तो उसी पर ही आकलन किया जा सकता है। हालांकि 17 तारीख को बाकी सीटों पर जब मत पड़ जाएंगे तो एक पिक्चर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि जनता घरों से बाहर निकली है तो उसने कुछ तो मन बनाया है और साइलेंट वोटर भी कई बार हमें नजर आया है। रवेश, कितने ऐसे लोग थे जो कुछ भी कहने से बच रहे थे? क्योंकि कई बार हमने देखा कि इतने सारे मुद्दे हैं जिनमें हिंदुत्व का कार्ड भी खेलने की दलों ने कोशिश की है। उसमें हम योजनाओं की भी बात कर लें, हम घोषणा पत्र की बात कर लें, हम धान खरीदी की बात कर लें, कई सारे मुद्दे थे जो चुनावी समय में हमें शोर में सुनाई दिए, लेकिन बाद में एंड मोमेंट पर हमें बयानबाजियां भी सुनाई देने लगी, जिसमें टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया था और कई सारे मीम्स भी इस बीच चल रहे थे। लेकिन टीएस सिंहदेव साहब का ये बयान कि इस इलेक्शन में राम का नारा, जय श्री राम का नारा नहीं लगा, हेमंत बिस्वा के बयान पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो ये जो मुद्दे हैं ये कितने इफेक्ट किए वहां के वोटर्स को? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सुदूर एरिया है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, नक्सली बेल्ट है। यहाँ पर ज्यादा लोभन प्रलोभन काम में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर उनके पास तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। नक्सलियों का एक आपने देखा है कि आज दिन भर में भी नक्सलियों ने का घोर विरोध किया है, जगह जगह इन्होंने ब्लास्ट करवाए हैं, जगह जगह इनके द्वारा जो है विरोध करते करते प्रत्याशियों को बीच में 4 दिन पहले बीजेपी के एक नेता की हत्या भी कर दी थी। तो उस हत्या को लेकर के भी हम जो देखें तो मतदाताओं में ये भी रहता है, एक डर भी बना रहता है कि अगर हम मतदान करते हैं, मतदान के साथ में अगर हम विकास चाहते हैं तो हमारा विकास कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत हुई है या डर की जीत हुई है? शॉर्ट में बताइए। जी, अब इसमें मैं ये कहना बिल्कुल लाजमी होगा कि कहीं ना कहीं जीत जो जा रही है वो लोकतंत्र पे ही जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो विकास मुद्दों को लेके एक प्रतिनिधि ही प्रतिनिधित्व करता है और उन्होंने प्रचार के माध्यम से कहा भी है, बताया भी और योजनाओं को आपके सामने रखा भी है। लोभन प्रलोभन बराबर जारी रहे हैं। ये सच है कि एक वक्त वो था जब लोग वोट कास्ट करना छोड़िए, घरों से निकलना भी बहुत मुश्किल का काम था, और लेकिन अब ये वक्त है जब हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हमने देखा, रमन सरकार पर भी कई नक्सलियों को किस तरीके से उन पर काबू पाया जा सके, किस तरह से उन्हें रोका जा सके, इन तमाम चीज़ों पर, कई सारी चीज़ों पर काम किया था रमन सरकार ने भी, और अब भूपेश सरकार भी काम कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बस्तर के चांदावंटा में हमने देखा कि पहली बार लोग मतदान करने के लिए निकले। ये भी एक खूबसूरत तस्वीर थी और कई ऐसी अच्छी अच्छी तस्वीरें हमने देखी इस लोकतंत्र के महापर्व में, जिसमें 20 सीटें थी, लेकिन 20 सीटों पर हमने देखा कि काफी अच्छे तरीके से लोग मतदान करने पहुंचे थे। कई जगहों पर कम भी निकले, वहां से भी अलग अलग रीजन सामने आए हैं, लोगों के कारण सामने आए हैं। अंतागढ़ से विजय हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। अंतागढ़ में क्या तस्वीर रही? रूप सिंह पोटाई और उसके बाद विक्रम उसेंडी, 75% जो था 2018 का वोट परसेंट था, और अब 4 बजे तक का 65%, यानी सीधा 10% कम। अभी भी मान लीजिए तो 2-3% बढ़ सकता है, लोग वहां पर अंदर हैं। क्या आकलन करेंगे विजय, क्या आकलन करेंगे? वोट परसेंट जो कम हुआ है, कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी रहे, और जब जनता वोट करने जा रही थी तो क्या जनता ने मन बनाया हुआ था? कई बार हम देख रहे हैं कि साइलेंट वोटर्स कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन मशीन का बटन कौन सा दबा रहा है इसका भी आकलन जो विश्लेषक है वो नहीं कर पा रहे। आपकी नजर से अंतागढ़ की जनता किस ओर गई है? वोट परसेंट क्या कहता है? जी रूपाली जी, बता दूं, लगातार जब मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी का समय जो कि लगातार 5:30 होने के बाद भी मतदाताओं का जो रुझान है, काफी मतदाता मेरे पीछे जो अभी देख सकते हैं, जिस प्रकार से अभी 100 से 150 मतदाता जो अभी तक लगातार अपने मतदाता अधिकार करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, और लगातार देख सकते हैं कि अभी भी जो कर्मचारी जो मतदान के जो जुड़े हुए हैं, वो अब भी जो कि अपने मत का प्रयोग करने के लिए जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं कि लोगों का जिस प्रकार से अपने मत का प्रयोग करने के लिए रुझान दिखने को मिल रहा है, वही जो देख सकते हैं कि अंतागढ़ एक नक्सली या कहना चाहिए कि विराट क्षेत्र है, जिसके बावजूद में अंदरूनी क्षेत्रों में अभी 5:30 बजे होने के बाद भी इस प्रकार से मतदाता अपने मतदाता का जो अधिकार जो प्राप्त करने के लिए लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्षेत्र के एक बात है कि
कि क्षेत्र में स्थानीय जो कि अधिकारी कर्मचारी जिस प्रकार से लोगों को रुझान या लोगों को जिस प्रकार से समझाई दी है या उनके मतदाता के प्रति जो उनको दिया गया था जानकारी, वो उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्र में जो रुझान आया और अभी 5:30 बजे हो गए हैं, जिसके बावजूद भी क्षेत्र देख सकते हैं कि अभी 100 से 150 लगातार कतारें लाइन में लगे हुए हैं और जो अपने मतदाता का प्रयोग करने के लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अंतागढ़ में भूपेश सरकार की मुसीबतें बढ़ाने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार भी पहुंचा था और जो वर्तमान में जो उम्मीदवार रहे कांग्रेस के, उनके लिए परेशानी बढ़ाने का काम विक्रम के सामने जो रूप सिंह कोटाई रहे, उनके जगह पर जो टिकट मांग रहे थे वो निर्दलीय प्रत्याशी, यानी वोट परसेंटेज काटने का काम उन्होंने भी किया होगा। कितना उनको लाभ मिलता हुआ देख रहे हैं या बहुत ज्यादा उनकी जो तस्वीर है साफ हो पाई, नहीं हो पाई, कितनी बड़ी शख्सियत है वो, क्या चुनौती दे पाएंगे कांग्रेस उम्मीदवार को? ये बता दें कि कहीं ना कहीं लगातार देख सकते कि अंदर विधानसभा लगातार में कुछ बात भी देखते हैं कि कांग्रेस जो कि उनको टिकट नहीं मिलने के लिए बगावत किए हैं, वो जो कि अभी लगातार जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो कि पिछले समय 5 सालों में जो लोगों के बीच जनता जोड़कर कार्य किया और जो कि क्षेत्र के विकास के जो मुद्दे हैं उन्होंने जिस प्रकार से काम किया जो जनताओं के बीच में है, और आज भी देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से कांकेर के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो खाते में अगर बात करूं तो उनको कहीं ना कहीं हमारे रिपोर्टर्स फील्ड पर मौजूद हैं, पोलिंग बूथ से आपको हर एक ब्रेकिंग, हर एक अपडेट दे रहे हैं और ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी देखिए 5 बजने के बाद भी हमारे रिपोर्टर्स पोलिंग बूथ के आसपास मौजूद हैं जो हमें बता रहे हैं कि आखिर तस्वीर क्या है। राजनांदगांव हॉट सीट और यहाँ पर काफी टफ फाइट देखी जा रही थी, लेकिन अब ये परसेंटेज जो सामने आया है, मेरे सहयोगी हमारे साथ शशांक बने हुए हैं, क्या कहती है आप? एंड 5:30 बज चुका है, राजनांदगांव की तस्वीर क्या बताएंगे शशांक? जी बिल्कुल, राजनांदगांव जो है एक हॉट सीट मानी जा रही है जहां पूर्व सीएम रमन सिंह का गढ़ है, अभेद्य किला है। 15 साल से जो विधायक हैं और मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे थे, जिन्हें टक्कर देने के लिए मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले गिरीश देवांगन को फील्ड पे उतारा था और लगातार जो है बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों का रुख करते नजर आ रहे थे। बात की जाए राजनांदगांव जिले के 4 विधानसभा सीटों की और अविभाजित राजनांदगांव के लगभग 6 विधानसभा सीटों की, तो सभी विधानसभा सीटों पर 5 बजे के आसपास का जो समीकरण था वो 75% के आसपास तक जा रहा था, जो कहीं ना कहीं इस ओर दर्शा रहा है कि बड़ी संख्या में मतदाता जो हैं वो घर से बाहर निकल कर आए हैं और सबसे पहले मतदान और उसके बाद घर का काम जो नारा दिया गया था वो कहीं ना कहीं जमीन पर उतरता चुनाव आयोग का नजर आ रहा है। अच्छा, नारे माफ कीजिए, नारे बड़े दिए गए थे छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में और एंड मोमेंट पर हमने देखा कि किस तरह से नारों के साथ साथ महादेव की भी एंट्री हुई थी इस इलेक्शन में। ये भी हमने देखा कि बीजेपी की गारंटी भी एंट्री कर गई थी और उसके बाद कई सारी चीजें इस चुनाव में हमने देखा। एंड मोमेंट पर घोषणा पत्र का सामने आना और हमने देखा कि प्रत्याशियों को भी जब मैदान में उतारा तो उसमें भी काफी इंतजार करना पड़ा, कई सारी चीजें। लेकिन राजनांदगांव, क्योंकि तस्वीर यहाँ की इसलिए भी और क्लियर होनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जब एक्स सीएम रहे, यानी जब रमन साहब सीएम थे, उस वक्त भी 78% दर्ज हुआ था और अभी भी आप बता रहे हैं कि 70 के आसपास गाड़ी पहुंच रही है अब, लेकिन वो सीएम नहीं है। तो क्या यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा है? वोटर्स अभी भी रमन सिंह को उसी तरह पसंद कर रहे हैं जिस तरह 2018 में 78% तक मत गया था और इन 20 सीटों में से 1 सीट बचाने में कामयाब रहे थे रमन। तो इस चुनाव में एक विशेषता देखने को मिली है कि जो साइलेंट वोटरों की संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। लोग अपने विचार जो है मत के माध्यम से दिखाने में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, खुल की बातचीत करने के बजाय। और लगातार जो है राजनीतिक दाव पेच जो है वो भी देखने को मिले, जहां तमाम वादे जो हैं दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा भी किया गया, जिसमें कर्जा माफी कांग्रेस की तरफ से की गई, तो वहीं धान खरीदी के रेट और समर्थन मूल्य को लेकर भाजपा के द्वारा भी इस बार घोषणा पत्र में जगह दी गई। परंतु कहीं ना कहीं अब यह कहना गलत नहीं होगा कि जो मतदाता है वो काफी हद तक जागरूक हो चुका है और वो अपने मतों का प्रयोग कर बताना चाहता है, खुलकर बातचीत कर यह जाहिर नहीं करना चाहता कि उसका मत किस ओर जा रहा है। परंतु कहीं ना कहीं जो मत की जो वो है प्रतिशत, वो कहीं ना कहीं यह बताता है कि लगभग जो सीट है राजनांदगांव की, वो कहना गलत नहीं होगा कि फिर एक बार ऐसा लगता है कि रमन सिंह
काबिज होते दिखाई बिल्कुल देंगे। स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नेताओं की फौज छत्तीसगढ़ में उतार दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस्तर से भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए थे, शशांक हमारे साथ जुड़े हुए थे, अंतागढ़ से भी हमारे साथ सहयोगी जुड़े थे कि सुबह से लेकर लगभग हर एक अपडेट, हर एक ब्रेकिंग हमने आप तक पहुंचाने का काम किया है और कोशिश रही कि हर एक सीट से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएं। खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, तो ये भी हमने कोशिश की कि तमाम उन अपडेट्स को आप तक पहुंचाए जिनमें मत प्रतिशत भी है, घटनाएं भी हैं, जो छुटपुट घटनाएं आई, तो मान के चलिए उन घटनाओं को इधर कर दीजिए। तो आपका जो छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर जो मतदान हुआ वो शांतिपूर्ण हुआ है। जनता ने लोकतंत्र के साथ अपना हाथ मिलाया है, डर को मात देते हुए, पस्त करते हुए, लोकतंत्र से हाथ मिलाते हुए जनता घरों से बाहर निकली है। जबकि बस्तर एरिया संवेदनशील नक्सलाइट एरिया माना जाता है, उसके बावजूद भी जनता घर से निकली, जनता ने अपना वोट कास्ट किया। उसके बाद कई तस्वीरें, कई जगहों से खबरें ऐसी आ रही थी कि वो स्याही उंगली पर नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि उन्हें डर था कि वो निकलेंगे तो कहीं नक्सली उन पर हमला नहीं कर दे। तो इन तमाम चीजों पर, खासतौर पर नक्सलियों पर काम करने का जो उनको किस तरीके से नक्सल मुक्त एरिया किया जा सके, इस पर सरकारें काम करती रही, लेकिन आज भी जो खौफ है वो गया नहीं है। बहरहाल इलेक्शन की बात करें तो अब तक जो वोट परसेंट ओवरऑल इन 20 सीटों का गया है वो 60% गया है। कई सीटों पर लगभग 2018 के आसपास मिलता जुलता रहा, लेकिन कई सीटों पर बढ़ा भी है, कई सीटों पर कम हुआ है, तो कई सीटों पर इतना कि आप ये कह सकते हैं कि निराशाजनक रहा। 30% अगर हम बात करें भानुप्रतापपुर का जो इलेक्शन का परसेंटेज है वो गया है। कई चीजें बदली भी हैं, कई चीजें यथावत भी रही हैं, लेकिन जनता 2018 के बाद क्या जनता ने अपना मन बनाया है ये तो आपको पता चलेगा 3 तारीख को, जब 17 तारीख को भी और बाकी सीटों पर मतदान हो जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता आखिर चाहती क्या है। साइलेंट वोटर्स भी रहा, फ्लोटिंग वोटर भी रहा, और उसने अपने मन में क्या कुछ छिपाए रखा, कई बार समझना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ फिलहाल सत्ता का महासंग्राम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर है वो मध्य प्रदेश से है, छिंदवाड़ा से है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का वाहन पलट गया। बड़ी खबर, अमरवाड़ा थाने के सिंगौड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में बाल बाल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बचे। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर की ओर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जा रहे थे, कैंडिडेट नहीं आए। तो हादसे में 3 अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर है। बड़ा हादसा, लेकिन बाल बाल बचे प्रहलाद पटेल। अमरवाड़ा थाने के सिंगौड़ी में यह हादसा हुआ है। हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बाल बाल बचे हैं। वाहन पलट गया था छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर की ओर जाते हुए इनका। इस वक्त बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा, जहां चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अपडेट के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।